नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू में। मुझे उम्मीद है यह कहानी आप सबके दिल को छू कर जाएगी और आपकी आंखें नम हुए बिना नहीं रह पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम अजय है। मैं एक मामूली से गांव से रहने वाला लड़का हूँ। मेरे माता पिता ने बचपन से ही मुझे बहुत प्यार किया क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था। मैं मुंबई जैसे शहर में जॉब करता था। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया। मेरे पिता का कहना था कि मैं अपने बेटे को गांव के लोगों जैसा अनपढ़ नहीं बनाना चाहता। मेरे पिता गांव में ही खेती बाड़ी किया करते थे। मेरी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद मैं मुंबई में ही शिफ्ट हो गया था और वहीं पर मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। मुंबई में मेरी बहुत अच्छी कमाई थी और मैंने अपने माता पिता को अपनी कमाई से दुनिया की हर खुशी दी थी। मैं उनको अपने साथ मुंबई नहीं बुला सकता था क्योंकि उनको मुंबई न बुलाने में मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। इसलिए मैं गांव में ही उनके लिए हर महीने ढेर सारे पैसे भेज दिया करता था जिससे वह अपना खर्च चला रहे थे। उनको गांव में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं थी। गांव के सब लोग मेरी बहुत तारीफ किया करते थे क्योंकि मैं ही एक था जिसने शहर जाने के बाद अपने माता पिता को माला माल कर दिया था। मैं हर महीने में 3-4 दिन के लिए गांव आया करता था। गांव के लोग मेरी बहुत इज्जत किया करते थे और मुझे बहुत सम्मान दिया करते थे। मैं थोड़े बहुत पैसे गांव के गरीबों में भी बांट दिया करता था। एक दिन मैं छुट्टी लेकर गांव अपने घर गया तो मेरे माता पिता ने मेरे सामने एक ऐसी बात कही जिसको सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे माँ बाप मेरी शादी करना चाहते थे। मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि न एक दिन तो मेरी शादी होनी ही थी। मेरी माँ मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, बेटे हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। मैं माँ की बात सुनकर बहुत खुश हो गया था। मैंने कहा, हाँ आप मेरे लिए पहले लड़की तो देखना शुरू करो, उसके बाद शादी भी हो जाएगी। मैं सोचता था कि जब भी मेरे घर वाले मेरे शादी के बारे में बात कहेंगे तो मैं अपने माता पिता को शहर बुला लूँगा और कहूँगा कि मुंबई में ही मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर मेरी शादी कर दो। लेकिन माँ ने तो मुझे एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया था। मेरे माता पिता ने तो मेरी शादी गांव की ही एक गंवार लड़की के साथ तय कर दी थी। माँ ने बताया कि हमने तुम्हारे लिए लड़की पहले से ही देखी हुई है। तुम्हें याद है, तुम्हारे पिता के एक दोस्त थे, उनकी बेटी नेहा। नेहा के बारे में सुनकर मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि मैं नेहा से शादी नहीं कर सकता था। मैंने नेहा को देखा हुआ था। नेहा बहुत ही ज़्यादा काली और बदसूरत दिखती थी। माँ ने बताया कि जब तुम्हारे पिताजी के दोस्त आखिरी सांस ले रहे थे तब उन्हें अपनी बेटी पर बहुत तरस आ रहा था क्योंकि उस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। तब तुम्हारे पिताजी ने अपनी दोस्त से वादा किया और कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर अपने घर में रखूंगा। तुम इस बात की फिक्र मत करो। यह सुनकर पिताजी के दोस्त की आखिरी सांस भी निकल गई थी। इसलिए हम चाहते हैं कि नेहा जल्द से जल्द हमारे घर की बहू आज बन जाए जिससे तुम्हारे पिताजी का किया हुआ अपने दोस्त से वादा भी पूरा हो जाए और हमें बहू भी मिल जाए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि आखिर यह मेरे पिताजी ने क्या कर दिया। मैं तो शहर की लड़की से शादी करना चाहता था क्योंकि मुझे मुंबई में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया था और मुझे वहाँ की गोरी और स्मार्ट लड़कियाँ बहुत पसंद आई थी। गांव में तो ज़्यादातर लड़कियाँ गंवार ही होती हैं जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। मैं पढ़ा लिखा स्मार्ट और हैंडसम लड़का था तो अपने जैसी ही खूबसूरत और स्मार्ट लड़की चाहता था। लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी सारी चाहतों पर पानी फेर दिया था। मैं अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए मैंने इस शादी के लिए जैसे तैसे करके हाँ कर दी। लेकिन मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जल्द ही 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी भी कर दी गई क्योंकि मुझे जल्द से जल्द मुंबई जाना था। मेरी शादी को अभी 20 दिन ही हुए थे, या 20 दिन नहीं, मुझे 1 साल जैसे लग रहा था। मुझे अपनी इस शादी से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मुझे एक एक लम्हा घुटन दे रहा था और इस तकलीफ से निकलने के लिए जल्द से जल्द मुझे शहर वापस जाना था। शादी को जैसे ही 20 दिन पूरे हुए, 21वें दिन मैंने अपनी जाने की तैयारी शुरू कर दी और मैं सवेरे से ही जाने के लिए उठ गया था क्योंकि अब मेरे पिताजी का अपने स्वर्गीय दोस्त की बेटी से शादी करने का वादा पूरा हो चुका था। नेहा मुझसे उम्र में 6 साल बड़ी थी।
उसको देख देख कर मुझे गुस्सा आता रहता था, क्योंकि मैं उस जैसी बदसूरत लड़की के बारे में सोचा भी नहीं करता था। मैंने किसी दोस्त को भी अपनी शादी में नहीं बुलाया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। इसलिए मेरी बदसूरत पत्नी को देखकर मेरे दोस्त मेरी खूब इंसल्ट करते। मैं जब गुस्से से अपने घर से निकलने लगा, तो नेहा मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, इतनी जल्दी वापस मत जाओ, अभी हमारी शादी को हुए ही कितने दिन हैं। मैं आपके साथ कुछ और समय गुजारना चाहती हूँ। मेरी पत्नी मुझे एक आंख भी नहीं भाती थी। मुझे इसका इस तरह से बोलना भी बुरा लगता था। मेरा मन चाहता था कि मैं उसको इस घर से निकाल दूं, लेकिन मैं उसको अपने घर से निकाल भी नहीं सकता था। मेरा मन चाहता था कि वह मेरी आंखों से कहीं दूर चली जाए, जिससे कि मुझे उसका चेहरा नहीं देखना पड़े। यह तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि वह मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर आ चुकी थी, तो वह घर तो छोड़कर जा नहीं सकती थी। लेकिन कम से कम मैं तो घर छोड़कर जा ही सकता था, क्योंकि मैं तो शहर में ही काम भी करता था। मैंने अपने माता पिता के कहने पर यह जहर का कड़वा घूंट पी भी लिया था, मगर मैंने अपनी नई नवेली पत्नी नेहा से कोई समझौता नहीं किया था। ना ही मेरी उससे ज़्यादा बात होती थी। वह तो मुझसे बात करने की कोशिश किया करती थी, लेकिन मैंने कभी भी उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इन 20 दिनों में मेरी उससे नफरत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, और उससे साफ साफ कह दिया था कि इतनी जल्दी वापस शहर जाने का मेरा भी कोई इरादा नहीं था। मैं तुम्हारी शक्ल और ज़्यादा नहीं देख सकता। तुम्हारी यह काली सी शक्ल मुझे डराती है। मैंने उसे मनहूस कह दिया था। मेरी यह बात सुनकर वह एकदम से मुरझा गई थी। फिर आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। फिर उसे मैंने कहा, 20 दिन तो तुमने मेरे साथ रहने की आदत हो गई है। तो वह रोते हुए कहने लगी, आप मेरे पति हैं और मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। मैं उसकी इस पागलपन वाली बात पर खूब हंसने लगा और कहने लगा, भला 20 दिन में भी किसी को किसी से प्यार हो सकता है? तुम इस बारे में कभी भी मत सोचना कि तुम कभी मेरा प्यार भी पा सकोगी। मुझे तो तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। मुझे इन सब की बातों में बड़ी हंसी आ रही थी कि काली कलूटी लड़की मुझ जैसे स्मार्ट और हैंडसम लड़के के साथ रहने के सपने देख रही है और मेरा प्यार पाने की हसरत कर रही है। खैर, इसमें नेहा की भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अब मैं नेहा को और बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। माँ और पिताजी को जब यह पता चला कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ, तो वह दोनों मेरे पास आ गए और मुझे समझा रहे थे कि अभी तुम्हारी शादी को हुए ही कितने दिन हैं और तुम बहू को छोड़कर जा रहे हो। मैं अपने पिताजी की बातें सुन रहा था, क्योंकि मैं उनका बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। मेरे पिताजी मेरी बहुत तारीफ किया करते थे कि मैं उनकी सारी बातें मानता हूँ, और मैं भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे पिताजी का दिल दुखे। मैंने अपने पिताजी से काम का बहाना बना लिया और कहा कि आप मुझे शहर जाने की परमिशन दे दीजिए। अगर मैं शहर जल्दी वापस नहीं गया तो वहाँ पर मेरे काम में रुकावट आ सकती है। मैं ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं रुक सकता। मेरे पिताजी ने मुझे जाने की परमिशन तो दे दी, लेकिन साथ ही साथ वो मुझसे यह भी कह दिया कि कुछ दिनों के बाद बहू को भी अपने साथ मुंबई लेकर चले जाना। यह भी शहर का माहौल देख लेगी तो खुश हो जाएगी। मेरे पिताजी को अपने मेहनती बेटे पर बहुत गर्व होने लगा था, लेकिन मैं कभी भी किसी भी हाल में नेहा को अपने साथ मुंबई लेकर नहीं जाता। फिलहाल मुझे तो घर से निकलकर अपनी जान छुड़ानी थी। मैं जब घर से निकला तो नेहा छत पर कपड़े डालने गई थी। मैं उसे बिना बताए ही घर से निकल आया था। घर से निकलते ही मैंने गहरी सांस भरी। हकीकत तो यह थी कि गांव के माहौल में मेरा दम घुटता था। मुझे तो शहर की चमक दमक अच्छी लगती थी। मैं चाहता तो अपने गांव में ही कोई खुद का बिजनेस कर सकता था, क्योंकि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मुझे गांव में रहकर गांव में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और मैंने जैसे तैसे करके शहर में अपना काम कर लिया था और मैं वहीं पर शिफ्ट हो गया था। गांव तो बस नाम के लिए कभी कभी आता रहता था, क्योंकि वहां आकर मुझे अपने माता पिता की भी देखभाल करनी होती थी। मेरा कोई और भाई नहीं था, इसलिए मुझे ही उनकी बड़ी फिक्र लगी रहती थी, और मैं उनको अपने साथ मुंबई भी नहीं ला सकता था। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरी महंगी कार के साथ मेरे बॉडीगार्ड आ पहुंचे थे, क्योंकि मेरा काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत रहती थी। अगर मेरे पिताजी को यह बात पता चल जाता कि उनका लाडला और इकलौता बेटा क्या काम करता है, तो बेचारे यह सुनते ही भगवान को प्यारे हो जाते। मेरे पिता एक सीधे साधे और ईमानदार इंसान थे, जिन्होंने कभी भी चालाकी नहीं की थी, बल्कि वह तो चालाकी जानते ही नहीं थे
और इसी तरह की मेरी माँ भी थी, वह भी सीधी और संस्कारी औरत थी। रही बात मेरी पत्नी की, बात तो उससे तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। पुराने ख्यालात वाली चमक धमक से दूर पत्नी मुझे चाहिए भी नहीं थी। यहाँ शहर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियों ने मेरी फ्रेंडशिप थी। तभी तो नेहा गांव की काली और अनपढ़ लड़की मुझे एक आंख भी नहीं भाती थी। शहर में मेरा एक नाम था और एक अलग ही पहचान बन गई थी। बड़े बड़े ठेके वाले भी मेरे आगे पानी फेरते थे और मेरे इलाके की तरफ कोई भी स्मगलर तो क्या, पुलिस भी आंख उठाकर नहीं देखती थी। हाँ, मैं एक जाना माना बहुत ही बड़ा गुंडा था। यहाँ आने के बाद नेहा को बुलाकर मैं अपने कामों में बिजी हो चुका था। मैं अपने नए नए तरीकों से काम करता रहता था। मुंबई में मेरा एक बहुत बड़ा फ्लैट था जिसमें मैं रहता था। एक दिन मैं भेस बदलकर कॉलेज के बाहर खड़ा होकर अपना शिकार ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरा काम था कॉलेज के कम उम्र के लड़के और लड़कियों को अपने बातों में फंसा लिया करता था। इस उम्र में हर एक की चाहत होती है कि वह पैसा कमाए और अपने माता पिता का सहारा बने। मैं लड़के और लड़कियों को ड्रग्स की आदत लगाता था ताकि वो मुझसे ड्रग्स खरीद कर और लोगों को ड्रग्स बेचने और खरीदने में उनको पैसे दिया करता था। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को अपना शिकार बनाया हुआ था। कोई भी मुझे पहचान नहीं पाता था, क्योंकि मैं हर बार अपना हुलिया चेंज कर लिया करता था। हमेशा की तरह उस दिन भी मैं नए कॉलेज के आगे खड़ा हो गया था। यहाँ से कॉलेज के लड़के लड़कियों की छुट्टी हो रही थी। मैंने देखा कि एक लड़की रिक्शा में बैठने के लिए रिक्शे वाले से बहस कर रही थी। मैं जब उसके करीब गया तो उसको देखता ही रह गया। वह एक गरीब परिवार की लड़की लग रही थी। उस लड़की का हुलिया उसकी गरीबी की दास्तान चीख चीख कर सुना रहा था। वो रिक्शा वाले से कहीं जाने की जिद कर रही थी और उसे पैसे कम दे रही थी। मैंने रिक्शा वाले को उसके पैसे खुद दे दिए थे और कहा कि आप जा सकती हो। आपके पैसे मैंने रिक्शे वाले को दे दिया है। नया शिकार मुझे मिल चुका था। मुझे मालूम था कि ऐसी लड़कियों को फंसाना बहुत आसान होता है। ऐसी लड़कियां गरीबी से जान छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। जब मैंने उसकी मदद की तो वह मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ। लड़कियों से बात करने के लिए उनकी मदद करते हो ताकि वह तुम्हारी मदद करने पर इम्प्रेस हो जाए और तुम्हें उनसे बात करने का बहाना मिल जाए। बस लड़कियों की हेल्प कर दो और उनसे बातचीत करना शुरू कर दो। यह पुराना तरीका हो चुका है। हमारी यह सारी बातें रिक्शा वाला भी खड़ा होकर सुन रहा था। वह कहने लगी कि मैं तुम जैसे लड़कों के सारे हथकंडे अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे उसकी यह बात बहुत अच्छी लगी। मुझे मालूम हो गया था कि यह लड़की मेरे लिए बहुत ही काम की साबित होगी। मेरे सामने एकदम मेरी डरपोक सी पत्नी का चेहरा घूमने लगा था। रिक्शे वाले को पैसे देने के बाद मैंने उससे उसकी मदद का सहारा नहीं लिया और वह दूसरे रिक्शे में जाकर बैठ गई थी, जबकि मैं रिक्शे वाले को पहले ही पैसे दे चुका था। अगर वह चाहती तो मेरी मदद का सहारा ले सकती थी, लेकिन उसने मेरी कोई भी मदद नहीं ली। मुझे उसकी यह बात बड़ी पसंद आई थी। अब मैं उस दिन के बाद हर रोज़ कॉलेज के बाहर खड़ा हो जाता था। जिस कॉलेज में वह पढ़ती थी, वह हर रोज़ रिक्शा करके अपने घर को जाती थी और मैं उसके पीछे पीछे उसका पीछा करता था। उस लड़की से बात करने का कोई न कोई बहाना तलाश करता था। अगले ही दिन मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। वो लड़की बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। उसका घर बहुत छोटा था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। वह अपने दादा के साथ ही उस घर में रहा करती थी, जबकि उसके दादा की उम्र भी बहुत हो गई थी और वह बीमार रहने लगे थे। उस लड़की का नाम सिमरन था और वह बीएससी की स्टूडेंट थी। फिर मैं कुछ दिन अपने काम के में इतना बिजी हो गया था और कॉलेज काफ़ी दिनों से नहीं जा पाया था। मुझे कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था और मैं अपनी इस हालत से बेखबर था। एक दिन मैं उसके कॉलेज गया और उसकी सहेली से कह दिया कि सिमरन के पल पल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। पहले तो सिमरन की सहेली मना कर रही थी, नहीं मान रही थी, लेकिन उसकी अकड़ तो मेरे साथ खड़े खड़े बड़ी बड़ी मूछें वाले बॉडीगार्ड को देखकर ही ख़त्म हो गई थी। फिर उस लड़की ने मुझसे मेरा नंबर लिया। नंबर देने के बाद मैं वहाँ से वापस आ गया था, लेकिन ना जाने मेरे दिल में बार बार सिमरन को देखने का ख्याल जाग रहा था। अगले दिन कुछ मेरे बहुत ही बिजी काम थे, जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया था और इस बीच में सिमरन से नहीं मिल पाया और उसको देख भी नहीं पाया था, मगर उसका ख्याल बार बार मुझे तंग करता था।
और फिर एक दिन अचानक सिमरन की फ्रेंड की कॉल आ गई। उसने बताया कि 2 दिन बाद सिमरन की शादी हो रही है। यह बात सुनते ही मेरा दिल टूट गया था। वह अपनी फ्रेंड को शादी में इनवाइट करने गई थी। तभी उसकी फ्रेंड ने तुरंत ही मुझे कॉल करके बता दिया। मुझे उसकी शादी का अफ़सोस भी था और बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं सिमरन से प्यार करने लगा हूं। मेरे दिल में उसके लिए अजीब सी फीलिंग जाग उठी थी। मुझे अपनी हालात पर बहुत हंसी आ रही थी और फिर मैंने बैठकर सोचा कि अब क्या करना चाहिए। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और सिमरन की बारात आने से ठीक पहले मैंने अपने एक भरोसे के आदमी को उसके घर भेजकर सिमरन को उसके घर से उठवा लिया था और सिमरन को अपने फ्लैट में के एक कमरे में बंद कर दिया और अपने आदमी से कह दिया कि इस लड़की को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसकी इज्जत की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी थी और मैं सिमरन पर आंच भी नहीं आने देना चाहता था। मेरा दिल सिमरन को देखने के लिए तड़प रहा था। 3 दिन और 3 रात अपने घर पर सिमरन को सुरक्षित रखकर उसको उसके घर पहुंचा दिया था। उसको यह खबर भी नहीं होने दी थी कि उसका किडनैप किसने करवाया था। वह जिस तरह से मेरे घर आई थी उसी तरह से वापस उसको उसके घर भेज दिया गया था। वह इन सबसे अनजान थी कि उसके साथ यह सब किसने किया था। सिमरन के मंगेतर ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। अब मुझे आगे यह करना था कि सिमरन के दिल में अपने लिए जगह बनानी थी। मैं हर काम बड़ी प्लानिंग के साथ कर रहा था। यह तो वैसे भी मेरी पुरानी आदत थी और तभी तो आज तक मुझे पुलिस भी अरेस्ट नहीं कर पाई थी। पुलिस को मुझ पर शक तो रहता था मगर मेरे खिलाफ कभी सबूत ढूंढने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। एक दिन मैं सिमरन के पास जा कर के खड़ा हो गया था। मैं बड़ी चालाकी से सिमरन के दादाजी से मैंने बातचीत करनी शुरू कर दी थी। मैंने अक्सर देखा था कि वह शाम के टाइम पर घर से हवा खाने के लिए बाहर निकलते थे और हाथ में एक छड़ी लेकर चला करते थे। वह बहुत सीधे साधे आदमी थे। उनको आंखों से भी ज़्यादा ठीक से दिखाई नहीं देता था। मैंने उनसे बातचीत करनी शुरू की। उसके बाद उनको बाहर सड़क तक लेकर टहलाने के लिए चला जाता था। उनसे बातचीत करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। जब मेरी सिमरन के दादा से अच्छी जान पहचान हो गई और वह रोज़ जब भी घर से बाहर निकलते तो मैं उनकी मदद किया करता था। वह मुझे बेटा बेटा कहकर पुकारने लगे थे और मेरी तरफ से बड़ा खुश रहते थे। कहते थे आजकल कोई भी जवान किसी बूढ़े इंसान की मदद नहीं करता। तुम रोज मेरा हाथ पकड़कर मेरे टहलने में मदद करते हो। इसका मतलब वो मुझसे बहुत अच्छे खासे इम्प्रेस हो गए थे। एक दिन मैं सिमरन के दादा को टहलाने के लिए पार्क तक ले गया था। वहां जाकर उन्हें बहुत अच्छा लगा था और वहां पर हम दोनों के बीच बहुत सारी बातें भी हुई थी। उन्होंने मुझे बातों ही बातों में बताया था कि सिमरन उनकी पोती, जिसको वह काफ़ी सालों से पाल रहे हैं, जिसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ अपनी पोती की शादी तय कर दी थी। लेकिन न जाने किस तरह से सिमरन गायब हो गई और जब 3 दिन बाद सिमरन वापस आई तो उसे कुछ याद नहीं था। उन्होंने बताया कि मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं किस तरह से अपनी पोती का खर्चा उठा सकता हूँ। मैं तो कमाई भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी पोती का मंगेतर ही सारे खर्चे किया करता था। घर का चूल्हा तक उस लड़के की वजह से ही जलता था। अब तो हमारे भूखे रहने की नौबत आ गई है। उस लड़के ने मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ दिया है। मुझे सिमरन के दादा की बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी। अब मैं उनको और भी ज़्यादा इम्प्रेस कर सकता था। मैंने सिमरन के घर पर राशन रखवा दिया। सिमरन के दादा बहुत मना किया करते थे, लेकिन फिर भी मैं उनके घर में हर ज़रूरत की चीज़ मौजूद कर दी थी। मैंने उनसे कहा कि मैं भी आपके पोते जैसा ही हूँ। मैंने उनकी मदद इसलिए भी की थी कि वो मुझे सिमरन के घर जाकर उसके करीब आने की कोशिश करनी थी। मैं सिमरन के घर पर खूब पैसा लुटा रहा था। सिमरन मुझे अपने घर में देखकर पहचान गई थी कि मैं वही लड़का हूँ जिसने एक दिन रिक्शे वाले को पैसे दे दिए थे। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं था। मैंने सिमरन के घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। कभी उसके बूढ़े दादा को डॉक्टर के पास ले जाता तो कभी उसके घर की जरूरी सामान भी लेकर चला जाता था। मेरी इसी मेहरबानियों की वजह से सिमरन मुझसे इम्प्रेस हो गई थी और उसने पहले मुझे जो भी गलत कहा था उस पर उसने मुझसे माफ़ी भी मांग ली थी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इंसान से कभी कभी गलतफहमी हो जाती है, कोई बात नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उस दिन के बाद मैं जब भी उसके घर जाता तो वह मेरे लिए खुद अपने हाथों से नाश्ता बनाकर ले आती थी। इस तरह धीरे धीरे हम दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो गई थी। कभी कभी हम दोनों बाहर घूमने भी चला जाया करते थे। कभी कभी रेस्टोरेंट में मैं उसे खाना भी खिला दिया करता था और साथ में मूवी देखने में भी खूब सारी शॉपिंग भी कराया करता था। मैंने सिमरन को इम्प्रेस करने के लिए और उसके दिल में जगह बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी। फिर मेरी मेहनत रंग भी लेकर आई थी। सिमरन भी धीरे धीरे मुझसे प्यार करने लगी थी, लेकिन आज तक सिमरन को मेरी सच्चाई के बारे में पता नहीं चला था। सिमरन को खुश रखने के लिए मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। सिमरन की खूबसूरती का मैं दीवाना हो चुका था। मैंने उसको जितने भी महंगे कपड़े और ज्वेलरी खरीद कर दिए थे, उसको पहनने के बाद उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर कर आती थी। अब मेरे प्यार में पागल होने लगी थी। मैं भी उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका था और वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब मैंने सिमरन के दादाजी से उसका रिश्ता मांगा था। और सिमरन के दादाजी को भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि वह तो खुशी से पागल हो गए थे। सिमरन ने भी हाँ कर दी थी, मगर ना जाने कहाँ से उसको मेरी पहली शादी के बारे में पता चल गया था, जबकि मैंने आज तक मुंबई आने के बाद किसी को भी यह बात नहीं बताई थी कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी शादी नेहा के साथ गांव में हो चुकी है। सिमरन को तो इस बात के बारे में पता चल चुका था। वह रोती रहती थी और उसके आंसू देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मैंने उसे हर तरह से भरोसा दिलाया था कि मेरी पत्नी नेहा हमारे रास्ते का कांटा कभी नहीं बनेगी। मैं तो अपनी पत्नी को देखना भी पसंद नहीं करता था और वह सीधी सादी लड़की है। वह गांव में ही रहेगी और हम शहर में रहेंगे। मगर सिमरन किसी भी तरह से नहीं मानी थी और फिर सिमरन ने मेरे आगे शर्त रखी कि मैं जब तक नेहा को तलाक नहीं दूंगा तो वह मुझसे शादी नहीं करेगी। मैंने उसे बताया कि मैं नेहा को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो मेरे माता पिता मर जाएंगे। तो फिर सिमरन ने मुझसे कहा कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे वह खुद तुम्हारी पत्नी तंग आकर तुम्हारा घर छोड़कर चली जाए। मुझे उसकी यह बात पसंद आई थी। मजबूरन मुझे शहर से कुछ दिन के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर दोबारा गांव जाना पड़ा था। माँ, पिताजी और नेहा मेरे घर आने पर बहुत खुश हो गए थे, लेकिन मेरा बिहेवियर नेहा के साथ बहुत गुस्से वाला रहता था। बात बात पर मैं उसकी इंसल्ट किया करता था, ताने देता रहता था, मगर वह मेरी किसी भी बात को पलटकर जवाब नहीं देती थी, बस खामोशी से आंसू बहाती रहती थी। उसकी बदसूरत सी शक्ल मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। मैं अपने दिल में यही सोचता था कि कहाँ सिमरन जैसी गोरी और खूबसूरत लड़की और कहाँ यह बदसूरत नेहा। मैं नेहा को उसके काले रंग की वजह से काफ़ी सारी बातें सुना दिया करता था। उसे कहता था कि तुम्हारी शक्ल ने मेरी किस्मत को भी काला कर दिया है। मैं उसको पकड़कर शीशे के सामने खड़ा कर देता था और उसके सामने खड़ा करके पूछता था, बताओ तुम्हारा और मेरा कहाँ मेल मिलता है? तुम काली अंधेरी रात हो और मैं उजेला सवेरा हूँ। नेहा बहुत ज़्यादा रोती थी और मुझे बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखती थी। कभी कभी उसके आंसू मेरे दिल पर असर कर जाते थे, मगर मैं अपने दिल का क्या करता। मैं तो सिमरन के प्यार में पड़ चुका था। मैंने नेहा के साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर करना शुरू कर दिया था और अब तो नौबत मार पीट की भी आ गई थी। मैंने नेहा पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। मेरी इतनी बेदर्दी के बाद भी वह मुझसे कभी भी एक शब्द नहीं कहती थी। वह बहुत ही सख्त पड़ गई थी। मैं जितना भी उससे दूर भागता, वह उतना ही मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी थी। मेरी ज़िंदगी में अगर सिमरन नहीं होती तो शायद अब तक मैं नेहा की अच्छाइयों का दीवाना बन चुका होता। मगर अब मैं उससे जान छुड़वाना चाहता था तो उसकी यह हरकतें मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाने लगी थी। मैं जल्द से जल्द सिमरन के पास जाना चाहता था। उसका खूबसूरत सा प्यारा सा चेहरा मेरी आंखों में घूमता रहता था। गांव आए हुए मुझे 1 महीना हो चुका था और इससे मेरे बिजनेस पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था। मैं सिमरन के साथ मोबाइल पर बराबर कांटेक्ट में रहता था। मैं उसे समझाता था कि थोड़ा सब्र कर लो और हमारे सारे हालात उसको बताता रहता था। यह भी बताया करता था कि नेहा किसी भी तरह मुझसे रिश्ता ख़त्म नहीं करेगी। वो मेरी मार पिटाई डांट बुरी बुरी तरह सारी बातें सबको बर्दाश्त करती रहती है। और फिर सिमरन ने मुझे एक ऐसा आइडिया दिया जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। सिमरन ने मुझसे कहा कि तुम अपनी पत्नी को जहर दे दो। एक पल के लिए मेरा दिल यह बात सुनकर डर गया था,
मगर इसके सिवा मेरे पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। मैंने सिमरन से कहा, ठीक है, यह खुशखबरी मैं तुम्हें जल्द ही सुनाने वाला हूँ। और यह कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। रात को जब मैं सो रहा था और रात में बीच में अचानक मेरी नींद खुली, तो देखा नेहा बेड पर नहीं थी। मैंने नज़र उठाकर नेहा को घर में ढूंढा, मगर वह मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। फिर मैं छत पर गया और वह उस छत पर बैठी हुई रो रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस टाइम मैंने उसे बड़े ही प्यार से बात की थी और पूछा, क्या हुआ नेहा, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? मेरे पूछने पर उसने अपने आंसू साफ किए, मगर उसके होठों पर मेरे लिए कोई सिकवा नहीं था। मैंने कहा, नेहा, मैं बहुत बुरा इंसान हूं ना, मुझे पता है, तुम मेरी वजह से रोती रहती हो। मैंने नेहा को अपनी बातों में लेने की कोशिश की थी और मेरी इस मोहब्बत पर वह तड़प कर रह गई थी और कहने लगी, बुरी तो मैं हूँ, मैंने आपकी ज़िंदगी में आकर आपकी ज़िंदगी को नरक बना दिया है। आप जैसे हैंडसम और स्मार्ट लड़के को मुझ जैसी बदसूरत पत्नी मिली है। मैं आपके लायक नहीं हूँ। आप कहाँ बुरे हो, बुरी तो मैं हूँ। आपकी बातें मुझे एहसास दिला रही थी कि मैं कितना बुरा हूँ और गिरा हुआ इंसान हूँ। मगर वह कहते हैं ना कि जिसकी सूरत काली होती है उसका दिल बड़ा साफ होता है। नेहा भी बहुत साफ दिल की लड़की थी। मैंने नेहा के आंसू अपने हाथ से पोंछे और कहा, छोड़ो, यह बताओ तुम्हें क्या पसंद है? गर्मी बहुत हो रही है, तुम कुछ पीना पसंद करोगी? नेहा ने साफ इनकार कर दिया कि उसे कुछ नहीं पीना। मैंने कहा, अरे क्यों नहीं पीना? जब मैं अपने हाथ से तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगा तो तुम नहीं पियोगी क्या? तो वह मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, अच्छा चलो, तो कल सुबह मैं तुम्हें अपने हाथ से ऑरेंज जूस बनाकर पिलाऊंगा। एक पल तो मेरा दिल चाहा कि समय यही ठहर जाए और मुझे यह मासूम लड़की की जान न लेनी पड़े, मगर फिर मेरे नज़रों के सामने सिमरन का चेहरा आ गया था। मैं सिमरन के बिना नहीं रह सकता था और सिमरन को पाने के लिए मुझे यह कड़वा घूंट पीना ही था। कुछ देर हम दोनों छत पर इसी तरह बैठे हुए बातें करते रहे। उसके बाद मैंने नेहा से कहा, चलो हम दोनों नीचे चलते हैं और अब सोने की कोशिश करो, फिर सुबह हो जाएगी तो तुम्हें घर के काम भी तो देखने होते हैं। मेरा इतना अच्छा बिहेवियर देखने के बाद नेहा बहुत खुश हो गई थी। अगली सुबह मैंने नेहा के उठने से पहले ही उसके लिए ऑरेंज जूस बना लिया था। जहर तो मैंने पहले से अपने पास लाकर रख लिया था और फिर ऑरेंज जूस के अंदर जहर मिला लिया। जैसे ही मैं ट्रे में ऑरेंज जूस का गिलास लेकर कमरे में गया तो मुझे नेहा की मासूम शक्ल देखकर उस पर तरस आ रहा था। मैं पसीने से भीग चुका था और मेरा शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। मैंने नेहा को जगाया और उसे कहा, देखो, मैंने तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस बनाया है। जब नेहा ने मेरा इतना अच्छा बिहेवियर देखा तो वह बहुत ज़्यादा खुश हुई। नेहा के हाथ में मैंने जब ऑरेंज जूस का गिलास दिया तो मेरे हाथ कब कँपा रहे थे। मैंने उसे झूठी मोहब्बत जताई और कहा कि यह पी लो। उसने मेरे सामने ही जूस का गिलास पी लिया तो मुझे विश्वास हो गया कि इतना जहरीला जूस पीने के बाद यह मर जाएगी। तो मैं वहाँ से उठ गया। मेरा सामान तो पहले से ही पैक था। मैंने नेहा को बाय बोला और खुशी खुशी शहर के सफ़र के लिए निकल पड़ा। उस दिन नेहा मेरा इतना अच्छा बिहेवियर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने कब से इस खुशी के लिए तरस रही होगी। मैं बहुत रिलैक्स था कि मेरी खुशियों के बीच जो सबसे बड़ा कांटा था अब वो निकल जाएगा। मगर ना जाने क्यों जैसे जैसे मैं शहर की तरफ बढ़ रहा था मेरा दिल बहुत ज़ोर से घबराने लगा था। मैंने सिमरन को कॉल करके अपने आने के बारे में तो बताया था, लेकिन मैंने उसको रात का वक्त दिया था कि मैं रात के समय पहुंचूंगा। लेकिन मैं तो दोपहर में ही पहुंच चुका था क्योंकि उसके घर पहुंचकर उसको सरप्राइज देना चाहता था। दरवाजे की चाबी मेरे पास ही मौजूद थी क्योंकि मैंने सिमरन को और उसके दादाजी को अपने ही फ्लैट में रहने के लिए रख लिया था। मैंने अपने फ्लैट पर पहुंचकर जैसे ही चुपके से दरवाज़ा खोला तो मैं घर के अंदर चला गया। लेकिन यह क्या, मुझे बड़ा अजीब सा एहसास हो रहा था। तभी मैंने सिमरन को देखा। वह कमरे से निकलकर बाहर आ गई थी और ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक कलर की साड़ी उसके गोरे शरीर पर बहुत जच रही थी। वह मुझे एकदम से देखकर चौंक गई और उसके चेहरे पर एक डर सा दिखाई दिया। वह मुझे कहने लगी, आप बैठें, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। थोड़ी देर बाद सिमरन किचन से बाहर आई और सिमरन के हाथ में एक ट्रे थी। मुझसे कहने लगी, आज हमारे रास्ते का कांटा हट चुका है। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। इसी खुशी में मैंने आपको
अपने हाथों से आपके लिए खीर बनाई है। लेकिन मैं उसकी खुशी देखकर सोच में पड़ गया था। जब से मैंने उसे फ़ोन कर दिया था कि मैंने ऑरेंज जूस में जहर मिलाकर नेहा को दे दिया है, तभी से वह इन तैयारियों में लगी हुई थी और खुशियाँ मना रही थी। उसने कहा, मेरी तरफ से मुँह मीठा करो। मुझे खीर की प्याली देकर बड़ा ही अजीब-सा महसूस हो रहा था, मगर सिमरन के बार-बार कहने पर मैंने थोड़ी-सी खीर खा ली थी। मुझे खीर खाता देखकर वह मुस्कुराती हुई कमरे से चली गई। जब उसे काफ़ी देर हो गई और वह कमरे से बाहर नहीं आई, तो मैं उसे देखने के लिए कमरे की तरफ चला गया था और मैं कमरे के पास पहुंचकर जैसे ही मैंने दरवाजे से अंदर झांककर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई थी। कमरे के अंदर से किसी लड़के की बोलने की आवाज़ आ रही थी। सिमरन उस लड़के के पास बैठी हुई थी, कह रही थी, विकास आप चिंता मत करो, मैंने अजय का पक्का इंतजाम कर दिया है। खीर के प्याले में जहर मिलाकर उसको खिला दिया है और अब तक तो जहर ने अपना असर भी कर दिया होगा और मैंने आज अपना पुराना बदला भी ले लिया है। वो गुंडा क्या समझता है अपने आप को कि मुझे खबर भी नहीं होगा कि मेरा मुजरिम कौन था? मुझे किसने शादी के दिन रातों रात किडनैप करवाया था? मेरा मुजरिम अजय ही है। मेरी फ्रेंड ने मुझे अजय के बारे में सारी सच्चाई बता दी थी कि मेरी शादी की रात उसने ही मुझे किडनैप करवाया था और उसने ही मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मेरी फ्रेंड से ली थी। वह तो भगवान की कृपा है जो विकास आपने मेरा साथ दिया और मुझ पर विश्वास किया। मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ यह सारी बातें सुन रहा था। यह सारी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। मैं दबे पांव वहाँ से निकल आया था और तभी अचानक मेरे घर से मेरे पिताजी का फ़ोन आ गया। मेरे पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हारी पत्नी की आखिरी सांसें चल रही हैं और वह तुम्हें बुला रही है। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जहर तो मुझे भी दिया गया था, लेकिन मैंने खीर बिल्कुल थोड़ी सी ही खाई थी। मेरी हालात अभी इतनी खराब नहीं हुई थी, लेकिन अब मुझे अपनी हालात को इतनी परवाह नहीं थी। मैं जल्दी से जैसे तैसे गांव पहुंचा। मैं जैसे ही घर गया तो मैंने देखा कि नेहा के चेहरे पर मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरा शरीर कांप उठा और मैं फिर अचानक ही वह मेरे पैर पकड़कर कहने लगी, आप मुझे माफ़ कर दो। मैं घबरा गया और पूछा, क्या हुआ नेहा? उसने रो रो कर मुझे बताया कि आपकी अलमारी की मैंने तलाशी ली थी। मुझे आपके गलत कामों के बारे में सारे सबूत मिल चुके हैं। और उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। जहर मुझ पर अपना कम असर किया था, लेकिन फिर भी काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं फिर भी खड़ा हुआ उसकी बातें सुन रहा था। वह कह रही थी कि मैं सोच रही थी कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं या नहीं। मैं इसी सोच में डूबी हुई थी कि मैं आपको भगवान के कहर से बचाना चाहती थी। इसलिए मैं आपके इस गलत काम के दलदल से आपको निकालना चाहती हूँ और बस मेरे पास एक ही रास्ता था कि आपको पुलिस के हवाले कर दूँ और मैंने आज ही आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी है। पुलिस किसी भी टाइम यहाँ पर पहुँच सकती है और आपको अरेस्ट कर सकती है। नेहा की कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लग रही थी। इतना कहते ही नेहा एकदम से जमीन पर गिर पड़ी थी और बेहोश हो गई थी। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर चला गया था। नेहा की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसके लिए 24 घंटे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। मैं रो रो कर भगवान के सामने नेहा की ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वहीं मैं भी बेहोश होकर गिर पड़ा था। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने पास एक डॉक्टर को खड़ा हुआ देखा और सबसे पहले मैंने नेहा के बारे में ही पूछा था। डॉक्टर ने जो नेहा के बारे में मुझे बताया, यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि आपकी पत्नी नेहा इस दुनिया से जा चुकी हैं। मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा घिन महसूस हो रही थी। आखिरकार मैंने उस मासूम से उसकी ज़िंदगी ही छीन ली थी। बेचारी नेहा इस दुनिया से जा चुकी थी, जिसे यह भी नहीं पता था कि उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति है। अस्पताल में पुलिस भी आ गई थी। अब पुलिस ने मुझे अरेस्ट भी कर लिया था। मैं नेहा की मौत पर बहुत ज़्यादा दुखी था और चुपचाप मैं पुलिस के हवाले हो गया था। मैंने अपने माता पिता को भी अपने सारे कारनामे बता दिए थे और यह भी बता दिया था कि मैं अपनी पत्नी का मुजरिम हूँ। मैं अपनी पत्नी को जूस में जहर मिलाकर पिलाया था।
मेरे माता पिता बहुत ही बुरी तरह से रो रहे थे। एक तो उनको उनकी बहू के मरने का गम था और दूसरी तरफ जब उनको यह खबर सुनने को मिली कि उनका बेटा ही इतना बड़ा अपराधी है, तो और भी ज़्यादा वह दोनों टूट कर रह गए थे। मैंने अपनी गलती की वजह से कई जिंदगियों को तबाह कर दिया था। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था और मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। मैंने पुलिस वालों से आखिरी बार कहा कि मुझे मेरी पत्नी को देखना है। जब मैं आखिरी बार अपनी पत्नी को देखा तो उसकी लाश के सामने रो रो कर माफ़ी मांगी, ताकि नेहा ना सही उसकी आत्मा ही मुझे माफ़ कर दे। मैंने नेहा के साथ बहुत गलत किया था। उस बेचारी की कोई गलती नहीं थी, तब भी उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मुझे 14 साल की सज़ा हुई थी। 14 साल की जेल के बाद मुझे रिहाई मिली। जब अपने जुर्म की सज़ा भुगत कर मैं वापस अपने घर जा रहा था, तो मैं सोच रहा था कि कहीं मेरे माता पिता मुझे एक्सेप्ट करने से इनकार न कर दें। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, तो यह देखकर हैरान रह गया कि मेरे घर पर ताला लगा हुआ है। गांव के लोगों ने बताया कि तुम्हारे माता पिता ने खुदकुशी कर ली थी। अब मैं और भी ज़्यादा बिखर गया था। अपने माता पिता की मौत का सदमा नहीं झेल पा रहा था। गांव वालों ने बताया कि तुम इतने अच्छे आदमी थे, तुम्हारे पिता तुम्हारी बहुत तारीफ किया करते थे, लेकिन तुमने अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का रह रहकर एहसास हो रहा था। आज मेरे सारे रिश्ते मुझे छोड़कर जा चुके थे और मैं अकेला रह गया था। मैंने गलत काम करने छोड़ दिए थे और अब मैं गांव में ही खेती बाड़ी करता हूँ। भगवान ने मुझे मेरे किए की सज़ा दे दी है। जैसा मैंने किया था वैसा ही आज मैं भुगत रहा हूँ। मैं नेहा से अपनी जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन भगवान ने तो मेरे सारे रिश्ते ही मुझसे दूर कर दिए, क्योंकि मैं रिश्तों को समझ नहीं पाया था। इसलिए आज मेरे साथ कोई नहीं है। अब मैं गांव में अकेला ही रहता हूँ और यह अकेला घर मुझे काटने को दौड़ता है। जितनी चमक धमक मुझे पसंद थी, आज मेरे हिस्से में सिर्फ अंधेरा ही आया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि काश मैं भी अपने माता पिता और अपने पत्नी के पास जल्द से जल्द चला जाऊँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।